पहला क्वेश्चन है कि आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में किसने यूआईडी की स्थापना की? तो भारत सरकार ने। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है यूआईडीआई इलेक्ट्रॉनिक ओर से सुप्रीमो मंत्रालय के तहत प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 2016 के लिए आधार कार्ड जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इसका आंसर होगा यूआईडीएआई। यूआईडी क्यों बनाया गया था? तो दूसरा क्वेश्चन है कि यूआईडी क्यों बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 1 तथा 2 ऐसी पहचान प्रदान करना जिसे एक आसान प्रभावी तरीके से प्रमाणित किया जा सके और डुप्लीकेट और नकली पहचान को ख़त्म करने के लिए। यानी यूआईडी क्यों बनाया गया था, इसका ऑप्शन ए और बी भी दे सकता है, 1 तथा 2 ऐसे हिंदी में लिखा हुआ, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है। यूआईडी क्यों बनाया गया था, यानी आधार कार्ड क्यों बनाया गया था, उसका आंसर होगा कि डुप्लीकेट और नकली को ख़त्म करने के लिए और ऐसी पहचान प्रदान करना जिसे एक आसान प्रभावी तरीके से प्रमाणित किया जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आधार नामांकन सुधार विनियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया था? ये जो क्वेश्चन है आधार नामांकन सुधार विनियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 12 सितंबर 2017 को। 12 सितंबर 2017 को इसको जो है प्रकाशित किया गया था। चलिए इसमें भी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि नामांकन एजेंसियों के द्वारा, यानी नामांकन एजेंसियों के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण तथा प्रतिनिधि, इसमें आंसर होगा रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार इसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें परिचयकर्ता नामांकन एजेंसी लिखा हुआ, एजेंसी भी लिखा हुआ, आपको रजिस्ट्रार पर क्लिक करना है। मान्यता प्राप्त जो होते हैं, मान्यता प्राप्त वाले। ठीक है, अभी देखिए अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है। अगला क्वेश्चन बता रहा है व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई जो संस्था है, जो संस्था उसका क्या नाम है? व्यक्तियों को नामांकित करने के लिए उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त करने संस्था को नामांकन एजेंसी कहा जाता है। नामांकन एजेंसी, आपको नामांकन एजेंसी पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां प्रमाणित ऑपरेटर्स पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामांकन सुधार का कार्य किया जाता है वो कौन सा है? नामांकन केंद्र। वो है नामांकन केंद्र, जहाँ पे जिसको हम लोग इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे करवाते हैं वो सेंटर को बोला जाता है। चलिए इसमें देखने वाली बात यह है कि आपको ऑप्शन 4 देते हैं, 1 2 3 4 या ABCD करके, आपको अपने हिसाब से जो सही लगे उस पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे कि नामांकन केंद्र पर नामांकन एवं सुधार करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा एक प्रमाणित, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर फर्स्ट नंबर में दिया है नामांकन ऑपरेटर। नामांकन केंद्र पर नामांकन एवं सुधार करने के लिए नामांकन एजेंसी द्वारा एक प्रमाणित, तो इसका फर्स्ट स्टेप में आंसर दिया है नामांकन ऑपरेटर और दूसरा दे रखा है पहला हो गया नामांकन ऑपरेटर एवं दूसरा हो गया नामांकन पर्यवेक्षक परिचयकर्ता A तथा B। अगला क्वेश्चन है व्यक्तियों को नामांकित रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था को क्या बोला जाता है? अगला क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित एवं प्रमाणित व्यक्ति नामांकन कर सकते हैं? तो ये नामांकन एजेंसी जो होती है वो प्रमाणित करती है कि कौन से व्यक्ति को नियुक्त करना है और कौन से व्यक्ति को नियुक्त नहीं करना है। प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदारी कौन लेता है? तो इसका आंसर होता है परीक्षण एवं प्रमाणन एजेंसी। इसका जो आंसर होगा परीक्षण, यानी जो परीक्षण लेते हैं और जो प्रमाणन जो होती है, जो एजेंसी होती है वो प्रोवाइड करती है। अगला क्वेश्चन है कि आधार नामांकन अपडेट कौन कर सकता है? आधार नामांकन अपडेट कौन कर सकता है? जिसका आंसर होगा, इसके पिछले वाले हमने क्वेश्चन देखा था और इस क्वेश्चन का आंसर होगा आधार नामांकन तिथि से पहले 12 महीने यानी
12 महीने में 182 दिन भारत में रहा हो। ठीक है। आधार नामांकन अपडेट कौन करा सकता है? वही आदमी करा सकता है जो कि भारत में 182 दिनों से स्टे कर रहा हो, 182 दिनों से रह रहा हो। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि नामांकन पहचान संख्या, जिसको EID नामांकन के समय निवासियों को आवंटित करती है, डैश अंक होते हैं, तो उसमें आप कैलकुलेट करोगे तो 28 अंक होते हैं। इन्वॉल्वमेंट नंबर, डेट और टाइम, यानी टोटल मिला के 28 होते हैं। आप अपने आधार कार्ड में जब आधार कार्ड बनवाने जाते हो कोई सा भी रसीद लेकर देखोगे तो दिख। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि निवासी अपनी आधार संबंधी शिकायतों एवं समस्याओं के लिए किन नंबर पर संपर्क कर सकता है? तो नॉर्मली सब लोग जानते हैं कि 1947 एक ऐसा मोबाइल नंबर है जिस पे आधार से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। तो यानी 1947 पर आपको क्लिक करना है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आधार कार्ड एक विशिष्ट पहचान है क्योंकि इसमें इसका आंसर होगा 2 निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होती है। एकदम राइट आंसर यही होगा कि 2 आदमी के पास में एक जैसा सेम आधार नंबर नहीं मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ दो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है? यानी बॉम्ब डिटेक्टर जो है, बॉम्ब डिटेक्टर किसी भी आधार सेंटर पर नहीं रहता है, ना उसकी आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर मिल सकता है, बायोमेट्रिक डिवाइस मिल सकता है, आइरिस स्कैनर मिल सकता है, प्रिंटर मिल सकता है, लेकिन बॉम्ब डिटेक्टर मिलने का कोई मतलब नहीं है, ना उसकी ज़रूरत है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप किसी भी सेटअप पर नहीं देखे होंगे बॉम्ब डिटेक्टर है, क्वेश्चन भी पूछते हैं अजब गजब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? तो इसका आंसर दिया है, 4 आंसर दिया है। निवासी का नाम और पता, उंगलियों का निशान, और निवासियों का नाम और पता, उंगलियों का निशान, आँख की पुतली, यानी दूसरा और तीसरा, उंगलियों का निशान और आँख की पुतली इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है? इसका आंसर होगा आधार संख्या सृजन होती है, जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र रिकॉर्ड है। एकदम राइट आंसर है कि दिए गए में कौन सा आधार के बारे में सही है, तो ये आधार संख्या सृजन हेतु। अगला क्वेश्चन है डैश संख्या निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है। आधार पत्र जो है निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बता रहा है कि आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाएगा, सच है या झूठ है? तो एकदम ये सरासर गलत है, क्योंकि हम जो है आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं कर सकते हैं। नागरिकता साबित करने के लिए अलग डॉक्यूमेंट है, न कि आधार कार्ड है। ठीक है, तो यानी हम अगर कोई पूछता है आपसे कोई भी कि अगर आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाएगा, तो आपको जवाब देना है नहीं। यानी ये जो बात बताया जा रहा है वो झूठ है, सच नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आधार कार्ड उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नॉमिनेशन के अवधि से 187 दिन से ज़्यादा समय से भारत में 180 दिन से भारत में स्टे कर रहे हैं, रह रहे हैं। एकदम सही बात है, एकदम जायज़ बात है, एकदम ट्रू पर टिक मार देना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि UIDAI का दृष्टिकोण भारत के निवेशकों के विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कभी भी प्रमाणित डिजिटल मंच का सशक्त बनाना है। एकदम सही बात है कि दृष्टिकोण जो UID का दृष्टिकोण है वो डिजिटल मंच को सशक्त बनाना ही है। एकदम सही है, आपको सही पर क्लिक करना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बताता है कि आधार कार्ड 15 अंक की संख्या है, तो एकदम गलत बात है। 15 अंक नहीं होता है, 14 ही अंक होता है। आधार कार्ड में कभी भी 14 ही अंक होता है। सॉरी, आधार कार्ड में 15 अंक की संख्या नहीं होती, झूठ बात है, माफ़ कीजिएगा, 12 अंक होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति या संस्था एक रजिस्ट्रार बनने के लिए योग्य है? तो आपको लिखना है कोई भी केंद्र सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय या राज्य सरकार। यानी ऑप्शन जो है एक ही में दिया हुआ है, कहीं कहीं 1 और 2 भी देता है, तो 1 2 टिक कर देना है। या राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी संस्था है वो लोग जो है रजिस्टर बनने के लिए योग्यता है, रजिस्ट्रार बनने के लिए योग्यता है उनके पास में। कोई भी व्यक्ति नहीं बन सकता है, भारत का कोई भी नागरिक नहीं बन सकता है। यानी कोई भी केंद्र सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय, राज्य सरकार बन सकता है।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि इनमें से किसे रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से, देखिए तो आप जैसे जान गए कोई भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, ओ रजिस्ट्रार का योग्यता है। और दूसरा क्वेश्चन है इनमें से किसे रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आधार नामांकन अपडेट की नामांकन द्वारा एकत्र की गई जानकारी को उपयोग करना या अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं करना है रजिस्ट्रार को, ऐसा सख्त मना है। इनमें से किसे रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एजेंसियों के आवेदन का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में कौन जिम्मेदार है। तो इसका आंसर होगा रजिस्ट्रार और UIDI होता है। इसका आंसर होगा रजिस्ट्रार और UIDI। अगला क्वेश्चन बोलता है कि रजिस्ट्रार का मूल जिम्मेदारी क्या है। अगला क्वेश्चन रजिस्ट्रार का जो मूल जिम्मेदारी क्या है, ऑप्शन में दिखाता है कि आधार अधिनियम 2016, आंसर दिखाता है आधार अधिनियम 2016 की ओर अधिनियम विनियम का पालन। दूसरा आंसर दिखाता है नामांकन एजेंसियों को किराए पर लें, लेकिन इसका आंसर होगा ऊपर के सभी। आप लोग ध्यान से पढ़ के और ऊपर के सभी पर टिक मार देना है आपको। अगला क्वेश्चन बताता है कि कौन सा व्यक्ति संस्था निम्नलिखित में से नामांकन एजेंसी बनने के लिए पात्र है। तो कोई भी व्यक्ति रजिस्टर UID के उल्लेखित शर्तों को पालन करने वाला, यानी कोई भी व्यक्ति जो है संस्था के निम्नलिखित नामांकन एजेंसी बनने का पात्र है जो व्यक्ति रजिस्ट्रार और UID के लिखित शर्तों को पूरा करता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन या परीक्षण आधार ग्राहक के साथ लैपटॉप की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। तो इसका जिम्मेदार ऑपरेटर और सुपरवाइज़र होता है। वहाँ पे जो काम करता है और या तो ऑपरेटर होता है या सुपरवाइज़र होता है, वही लोग जो है जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर और सुपरवाइजर ऑन बोर्डिंग के दौरान निम्नलिखित उपयोगकर्ता के लिए विचार योग्य है। इसका आंसर होता है ऑपरेटर सुपरवाइजर जिसको बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक हो चुका हो। उसका आंसर होगा कि ऑपरेटर सुपरवाइजर जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक हो चुका हो। अगला क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करता है नामांकन स्टेशन प्रत्येक में से कम एक समकालिक हो। इसका आंसर होता है 10 दिन। कितना दिन का टाइमिंग होता है? 10 दिन का। अगर ऑप्शन 10, 15, 20 या महीना लिख रहा है या दिन में अंत में पर्यवेक्षक, तो आपको 10 में टिक कर देना है, 10 पर क्लिक कर देना है। 10 जहाँ दिखे वहाँ पे टिक मार देना है आपको। थोड़ा सा अपने आप को कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा माइंड को सही रखना है, हड़बड़ाना नहीं एग्जाम के टाइमिंग में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बताता है कि दिन के अंत में पर्यवेक्षक को ऑपरेटर को उसके द्वारा बनाई गई नामांकन प्रक्रिया की समस्या की अनुमति है। तो बिल्कुल नहीं है, किसी को कोई अनुमति नहीं है कि किसी का कोई पर्सनल डाटा का इस्तेमाल करे पर्सनल कामों के लिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बताता है कि नामांकन डाटा में दर्ज की गई किसी भी त्रुटि के मामले में निम्नलिखित में क्या किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर पहले दिया है विवरण के सही ढंग से भरने का निर्देश पालन, लेकिन इसका आंसर होगा निवासी को सूचित करें कि सुधार समय के भीतर नामांकन रद्द केंद्र आए। यानी अगर आप आधार कार्ड बना रहे हो उस समय कोई मिस्टेक हो जा रहा है तो आप जो है कैंडिडेट जो आधार बनवाना है उसको सूचित करिए कि इतने तारीख के भीतर आप आइए और आपका सुधार हो जाएगा, अगर आपसे बाई मिस्टेक हो जाता है तब। अगला क्वेश्चन है कि एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक कौन है। तो इसका आंसर होगा नामांकन केंद्रों पर नामांकन करने के लिए एजेंसी के द्वारा नियोजित व्यक्ति, यानी नामांकन जो है नामांकन एजेंसी के द्वारा पसंद किया हुआ सेलेक्ट किया हुआ नियोजित व्यक्ति ही जो है। ठीक है, इसको आप लोगों ने देखा कि एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक कौन है, तो नामांकन केंद्रों पर नामांकन करने के लिए एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति का ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए कौन पात्रता मापदंड है। व्यक्ति की उम्र 18 से 21 के बीच होना चाहिए, व्यक्ति स्नातक होना चाहिए, या अगला ऑप्शन दिखा रहा है कि पहला हो गया व्यक्ति की उम्र 18 से 21 के बीच होना चाहिए, व्यक्ति स्नातक होना चाहिए, और तीसरा ऑप्शन आपको दिखाता है। इसका आंसर होगा, मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ, आंसर होगा आपका इसका आंसर होगा व्यक्ति
के पास परीक्षण प्रमाण एजेंसी ऑपरेटर द्वारा सुपरवाइजर का प्रमाण पत्र होना। यानी जो लंबा सा आंसर होता है, लंबा सा आंसर जो लिखा हुआ व्यक्ति के पास परीक्षण यानी सक्सेसफुल इसका आधार का एग्ज़ाम जो है पास हुआ हो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। निवासी के आधार नामांकन या सुधार फार्म की जांच करते समय क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो इसमें सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर होना रहता है, यानी जो आदमी वहाँ पे सत्यापन करता है उसकी हस्ताक्षर होनी चाहिए, न कि परिचयकर्ता या मुखिया का हस्ताक्षर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बायोमेट्रिक और आइरिस का कैप्चर करते समय निवासी की डैश डैश। तो इसका नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। आप इस क्वेश्चन को फिर से देखिए। ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बायोमेट्रिक और आइरिस को कैप्चर करते समय निवासी की, तो इसका आंसर होना चाहिए नहीं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटर के निवासी से कहना चाहिए कि डाटा दर्ज किया जा रहा है, उसे जांच ले, उससे बात करना। इसका आंसर होगा सही, राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मामले में CLC ऑपरेटर बनना चाहते हैं, उसकी न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? उसकी न्यूनतम योग्यता कम से कम मैट्रिक पास या 10वीं, मैट्रिक या 10वीं दोनों एक ही चीज़ हुआ, 10वीं पास होनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चे का नामांकन करने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है CELC टैबलेट। CELC टैबलेट एक ऐसा टैबलेट होता है तो जो बच्चों के लिए, बच्चों का आधार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसमें क्या है कि आप जो है ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको बढ़िया से 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए सत्यापनकर्ता कौन है, यानी जो सत्यापन करता है वो कौन है? आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। जो लोग हिंदी सेलेक्ट करते हैं उनको हिंदी में इंग्लिश दोनों मिलेगा, इंग्लिश वालों को भी इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा प्रयास करिएगा हिंदी में ही सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सत्यापनकर्ता कौन है? तो व्यक्ति निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और नामांकन अपडेट फार्म की पुष्टि करता है, वही है। देखिए व्यक्ति निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और नामांकन अपडेट फार्म को पुष्टि करता है, यही आंसर होगा। सत्यापनकर्ता कौन है, इसका आंसर यही होगा। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन अच्छी तरह से सत्यापनकर्ता की भूमिका निभाने के लिए उपयुक्त है? निजी स्कूल, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी। देखिए जो सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी होते हैं सबसे योग्य व्यक्ति होते हैं सत्यापनकर्ता की भूमिका निभाने के लिए। सबसे योग्य, सबसे कर्मठ, सबसे जुझारू व्यक्ति होते हैं। तो आपको देखिए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी का जहां ऑप्शन मिला होगा ऑप्शन नंबर 2 पर है, आपको टिक मार देना है। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि निवासी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेज में से कौन सा POA के रूप में सत्यापन प्रयोजन के लिए, मैं आपको POA, POR, POI ये सब का फुल फॉर्म आगे आपको दिखाऊंगा, सारा बताऊंगा, इसका फुल फॉर्म बताऊंगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी होता है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि देखिए इसका आंसर दिया हुआ है निवासी द्वारा, इसका क्वेश्चन है निवासी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेज में से कौन सा POA के रूप में सत्यापन प्रयोजन के लिए। इसका आंसर देखिए क्या दिया हुआ है कि बिजली के बिल जो 3 महीना से अधिक पुराना ना हो। इसका आंसर राइट आंसर होगा कि बिजली का बिल जो 3 महीने से पुराना ना हो। ठीक है, अभी देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिखा रहा था कि एक निवासी के आधार नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया, POI में निवासी में चंद्र प्रसाद है जबकि POA में चंद्रशेखर। आप इस तरह के मामले में क्या करेंगे? तो आवेदन को आविष्कार कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे कि ऐसे मामलों में धोखाधड़ी होता है और आप जो है आपका जो है आपको ब्लॉक लिस्ट कर दिया जाएगा, आप किसी काम का नहीं रहिएगा। तो आपको कभी भी जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, बढ़िया से देखना है, रामचंद्र है तो रामचंद्र करना है, रामचरण नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए चंद्र प्रसाद जी का हो गया, अभी आगे देखते हैं। यदि नामांकन द्वारा प्रस्तुत 2 दस्तावेजी प्रमाण में से एक का नाम भिन्नता है तो आप इस मामले में क्या करोगे? तो इसका आंसर होगा कि POA दस्तावेज में से दर्ज किया हुआ नाम दर्ज करेंगे। ठीक है, एकदम राइट बात है, एकदम राइट आंसर। POI दस्तावेज में दर्ज नाम को दर्ज करेंगे। आगे मैं बताऊंगा POA का फुल फॉर्म क्या होता है।
पीओए का फुल फॉर्म सब बता दूंगा आपको। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर को ऑपरेटर की भूमिका निभाने से पहले निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो इसका अपनी पढ़ाई पूरा करें। ऐसे देखिए इसका आंसर होगा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध कर आधार नामांकन के अपडेट। मैंने आधार के बारे में अगर उसको जानकारी नहीं है तो आधार का वेबसाइट पर जाके पूरी प्रक्रिया समझ सकता है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, सारा कौन सा डॉक्यूमेंट किस काम में क्या लगता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक सुनिश्चित करे कि नामांकन केंद्र के कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी अतिरिक्त पैसे नहीं लेते। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा परिवार का मुखिया परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए। तो POR दस्तावेज पर क्लिक करना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि POI का पूरा नाम क्या है। तो POI का पूरा नाम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होता है और POA का पूरा नाम प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है। जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि आगे मैं POI, POA और POR का फुल फॉर्म बताऊंगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन में से 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो इसका POI का फुल फॉर्म आपने जाना कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हो गया POI का फुल फॉर्म। उसके बाद में होता है POA। POA का मतलब होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस। POA मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। POR का मतलब होता है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। तो यानी ये तीनों क्वेश्चन में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है। अगला क्वेश्चन है, आधार नामांकन के लिए निवासी का धर्म जाति नोट करने अनिवार्य है। एकदम गलत बात है, धर्म जाति अनिवार्य नहीं है। उसको कहीं भी नहीं लिखा जाता है कि कौन सा जाति से हैं आप, कौन सा समुदाय से हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से परिचयकर्ता कौन हो सकता है। जो परिचयकर्ता होता है, जब हम लोग आधार कार्ड बनवाते हैं तो उस समय परिचयकर्ता की एक आवश्यकता होती है। तो इसमें होगा पंजीयक के कर्मचारी होंगे। अगला क्वेश्चन होगा कि एक ऑपरेटर को हर दिन नामांकन की शुरुआत करने पर GPS निर्देशांक पर कैप्चर करना चाहिए। एकदम करना चाहिए। अगला सवाल है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे के अलावा नामांकन से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों को निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी एकत्र की जाएगी। तो नाम, जन्म तिथि, लिंग और आवासीय पता। तो नाम, जन्म तिथि, आवासीय पता। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछता है कि नामांकन या अपडेट प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसमें दिए गए सभी विकल्प आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक CELC ऑपरेटर की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है। इसका प्रमुख जिम्मेदारी है केवल नामांकन करना। उसका काम केवल है सिर्फ नामांकन करना। देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि बच्चों के नामांकन के समय निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है। तो माता पिता का आधार नंबर एकदम अनिवार्य है। माता पिता, बच्चा अगर छोटा है तो अगर उसका इन्वॉल्वमेंट कराया जाता है, उसका आधार कार्ड बनवाया जाता है, तो माता पिता का आधार नंबर लगाया जाता है। एकदम ज़्यादा ज़रूरी है, या माँ का लगे या बाप का लगे। अगला क्वेश्चन है कि सेवा प्रदाता के हितों की रक्षा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। तो निवासी, यानी निवासी का तात्पर्य होता है कि जो आधार कार्ड जिसका बन रहा है, जो आदमी का बन रहा है, वही निवासी होता है। अगला है, प्राधिकरण के माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा। तो ये क्या है, ओपन RFE प्रक्रिया। ओके, ओपन RFE प्रक्रिया। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सूचीबद्ध कहीं भी लिखा रहेगा तो उसके नीचे देखिएगा फर्स्ट वाला RFE प्रक्रिया, तो आपको टिक मार देना है RFE प्रक्रिया पर। देखिए इसमें क्या है ना कि क्वेश्चन आंसर इसमें निगेटिव तो होता नहीं कि आपको दिक्कत है कि ये गलत करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सेंस का इस्तेमाल करना है, कॉमन सेंस का इसको इस्तेमाल करना है। एकदम आप सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट लेकर आएंगे, चैलेंज है। अगला क्वेश्चन है, रजिस्टर और नामांकन एजेंसियों केवल डैश द्वारा प्रदत्त एवं अधिकृत नामांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है। तो UIDA जो होता है उसका सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है। डेफिनेटली है कि आप आधार का सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट लेकर आइएगा, क्योंकि जो हम चीज़ इसमें टॉपिक में आंसर दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दिए। अगला क्वेश्चन का आंसर होगा कि प्राधिकरण के मुख्य कार्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है।
अगला क्वेश्चन का आंसर अगला है, नामांकन डिवाइस के निर्देशांक कैप्चर करने के लिए हर समय उपलब्ध होना चाहिए जीपीएस डिवाइस। जीपीएस डिवाइस एकदम उपलब्ध हर समय होना ही चाहिए। नामांकन केंद्र योजना की मंजूरी पर नज़र रखता है, जहां आवश्यक ही हस्तक्षेप कर सकता है। इसका आंसर होगा प्राधिकरण मुख्य कार्यालय एवं प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर होगा नामांकन, क्वेश्चन है नामांकन केंद्र योजना की मंजूरी पर नज़र रखता है और जहां आवश्यक हस्तक्षेप कर सकता है। इसका आंसर होगा प्राधिकरण मुख्य कार्यालय और या प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट टैक्स यह सुनिश्चित करने के लिए और साबित करने की आवश्यकता है कि उन्होंने जो सक्रिय ऑपरेटर मशीनों और नामांकन केंद्र पर उपलब्ध करा दिया है। इसका होगा नामांकन एजेंसियाँ, डायरेक्ट टैक्स को यह सुनिश्चित करने का, साबित करने के। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, डैश नामांकन स्टेशन स्थापना योजना की घोषणा करता है, यानी किसी भी नामांकन स्थान को खोलने के लिए। इसका होगा नामांकन एजेंसियाँ। इसका आंसर होगा नामांकन एजेंसियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताता है कि UIDAI पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट कराता है, तो कौन कराता है जी? तो नामांकन एजेंसियाँ कराती है। नामांकन एजेंसियाँ UID पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जितनी भी जानकारियाँ होती है नामांकन एजेंसी कराती है। देखिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं कि ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट करने की आवश्यकता है। तो नामांकन ग्राहक जो है कनेक्ट करने की आवश्यकता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है ना, नामांकन कर्मचारी के ऑनबोर्डिंग का नामांकन डायरेक्ट से जोड़ा जाने, इंटरनेट से जोड़ा जाना चाहिए। देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन के आंसर बताए थे उसके बाद वाला दोनों सेम है, बस घुमा के पूछा हुआ है। इसमें इंटरनेट है और उसमें पहले से इंटरनेट डाल रखा है, यानी ऑनबोर्डिंग की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का आंसर होगा संकेतक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटर परीक्षक के बोर्डिंग प्राधिकरण के दौरान डायरेक्ट की आवश्यकता नहीं है, तो बायोमेट्रिक पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राधिकरण का मुख्यालय या प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय नामांकन स्टाफ की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया डायरेक्ट से, तो इसका आंसर होगा रजिस्ट्रार तथा नामांकन एजेंसियाँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन का हम आपको आंसर बताते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑपरेटर पर्यवेक्षक की एसोसिएशन के बिना एकाधिक नामांकन क्लाइंट पर बोर्ड कर सकते हैं। एकदम झूठ है, एकदम गलत है, एकदम जो फॉल्स न्यूज़ है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक लिस्टेड ऑपरेटर पर्यवेक्षक के विभिन्न प्रमाण पत्र या उपयोग करने के लिए अनुमति दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं दी जा सकती है। जो ब्लैक लिस्टेड ऑपरेटर होता है उनको किसी भी प्रकार का अनुमति नहीं है, वो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। देखिए आधार कार्ड बनाने की प्रतीक्षा का समय 90 दिनों का होता है। 90 जहाँ लिखा रहेगा टिक मार दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि आधार कार्ड का नामांकन विभिन्न प्रकार क्या है? तो दस्तावेज आधारित, परिचयकर्ता, परिवार के मुखिया पर आधारित बाल नामांकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आधार कार्ड नामांकन के लिए निवासी के द्वारा कौन सा फॉर्म भरने का? आधार नामांकन सुधार फॉर्म, उसको आधार नामांकन सुधार फॉर्म बोला जाता है हिंदी में। देखिए अगला क्वेश्चन, विभिन्न आधार नंबर विभिन्न नामांकन के मामले में बनते हैं। झूठ है। आधार कार्ड एक दिन में बन जाता है, ये भी झूठ है। आधार कार्ड कभी भी एक दिन में नहीं बनता है। और अगला जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा नामांकन का आईडी। आधार कार्ड नामांकन केवल एक प्रकार के यानी दस्तावेज पर आधारित नामांकन, तो झूठ, लेने के लिए पात्र है। तो इसका आंसर होगा कोई भी निवासी जो भारत में 182 दिनों या उससे अधिक अवधि में भारत में रहा हो। अगला क्वेश्चन है 187 दिनों या उससे अधिक अवधि में भारत में रहने वाला कोई भी निवासी आधार नामांकन के लिए उपयुक्त है? तो एकदम सही है, एकदम है। 187 दिन जो इंसान भारत में रह गया उसका आधार कार्ड बनना ही बनना है। अगला है भारत का कोई भी नागरिक जो पिछले 1 वर्ष से विदेश में रह क्या आधार कार्ड के पात्र है? नहीं है। 1 साल से है तो नहीं है, कम से कम 187 दिन रहना चाहिए। कोई भी निवासी जिसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं या अन्य प्रकार का नामांकन के योग्य नहीं है उसका नामांकन संगठित, तो एकदम झूठ है, ये होना ही नहीं है, गलत है। अगला क्वेश्चन है कि कई बार आधार जारी किए जाने के अलावा आधार संख्या समाप्त करने के कारणों मामले में निवेशकों के लिए करने की आवश्यकता होगी। सच है। अगला क्वेश्चन है निवासी अपने इनमें से कौन सा दस्तावेज आधारित नामांकन से अनिवार्य है? इसका आंसर होगा निवासी अपने POI एंड POA और POR प्रस्तुत करता है। एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा।
क्या ऑपरेटर पर्यवेक्षक परिपत्रकर्ता बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। परिचयकर्ता तो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि आधार का जो ऑपरेटर होता है, सुपरवाइजर होता है, भैया उसका काम आधार बनाना होता है, परिचयकर्ता बनना नहीं होता है। अब बैंक मैनेजर को बोलिए कि सर आप जब बैंक में खाता खुलवा रहे हैं आप परिचयकर्ता बन जाइए, तो नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष से कम की आयु में बच्चों सहित सभी व्यक्तियों को नामांकन के लिए बायोमेट्रिक जानकारी आवश्यक है। एकदम झूठ है। 5 साल से कम के उम्र के बच्चों को नामांकन के लिए बायोमेट्रिक नहीं लगेगा। आधार कार्ड के लिए नामांकन करते समय निम्नलिखित कौन सी जानकारी आवश्यक नहीं है? जाति की जानकारी आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है? ए और बी दोनों सही है। निवासी और परिवार के प्रमुख संबंध, POR प्रमाण पत्र और परिवार के मुखिया का आधार संख्या, एकदम दोनों एकदम अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि बाल नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है? तो इसका आंसर है जन्म की तारीख का प्रमाण, माता पिता का एक आधार कार्ड, बच्चे और माता पिता का संबंध का प्रमाण पत्र या दिए गए सभी, तो दिए गए सभी। अगला क्वेश्चन बताता है, हमें पूछता है कि बाल नामांकन के मामले में नामांकन फॉर्म किस पते को लिख किया जाता है? माता पिता का पता। अगला क्वेश्चन पूछता है कि आधार ऑपरेटर आधार नामांकन के लिए इच्छा से अपनी राशि ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है। जितना UIDA के द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई है उतना ही उसको चार्ज लेना है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि चार्ज करने वाले ऑपरेटर्स पर्यवेक्षक के खिलाफ क्या कदम उठाना चाहिए? तो उसका 2 ऑप्शन होता है। पहले तो जांच रिपोर्ट, प्रावधानिकरण होता है, प्रबंधीकरण जो होता है वो होता है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन निवासी को बायोमेट्रिक विवरण का प्रमुख प्रस्तुत करता है? निम्नलिखित में से निवासी के बायोमेट्रिक विवरण को प्रस्तुत करता है, तो इसका होगा दिए गए विकल्प के सभी। चेहरे की छवि, सभी 10 फिंगरप्रिंट, दोनों आंखों की आइरिस, ये सब चाहिए, बायोमेट्रिक विवरण को प्रस्तुत करता है। तो अगला क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से नामांकन के लिए अपेक्षित सूचना में शामिल है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि बायोमेट्रिक जो विवरण होता है उसमें चेहरे का छवि और आपका 10 उंगली का फिंगर और आँख का आइरिस होता है, बायोमेट्रिक विवरण को प्रस्तुत करता है। और अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, इसके नीचे का क्वेश्चन पूछता है कि नामांकन के लिए अपेक्षित सूचना में शामिल है, क्या शामिल है? आप लोग ज़रा कमेंट में हमको बताइए क्या शामिल है, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। चलिए इसका आंसर है नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल, ईमेल आईडी। जब हम लोग इन्वॉल्वमेंट का स्लिप मिलेगा तो आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में किसको अनिवार्य अपडेट की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा 5 साल की उम्र के प्राप्त करने वाले बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी, एकदम सही आंसर यही होगा। आधार बनाने की प्रक्रिया में डुप्लीकेशन प्रक्रिया क्या है? तो इसका आंसर होगा किसी भी डुप्लीकेट नामांकन की जांच करना और अस्वीकार करना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि यदि किसी निवासी के पास प्रमाण की आवश्यक सहायक दस्तावेज में से कोई भी नहीं तो नामांकन डायरेक्ट विधियों से कर सकते नहीं। इसका होगा, देखिए क्या इसका, परिचयकर्ता आधारित नामांकन, परिवार प्रमुख आधारित नामांकन, ये इसका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट है क्या? है कोई फीस है? तो नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चा का जब कोई भी बायोमेट्रिक अपडेट कराया जाता है तो उसका 1 भी रुपया नहीं देना है। अगर कोई मांगता है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि बायोमेट्रिक विवरण अपडेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस मोड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग नामांकन केंद्र पर यानी आधार सेंटर पर जा कर के किया जाता है। अगर आपको बायोमेट्रिक अपडेट करवाना है तब घर बैठे नहीं होता है, ऑनलाइन नहीं होता है, ठीक है, और कोई माध्यम ही नहीं है। जब तक सेंटर नहीं जाइएगा कोई माध्यम काम नहीं करेगा, आपको आधार सेंटर जाना है, फिंगर रखना है, तभी बायोमेट्रिक होगा। अगला क्वेश्चन पूछता है कि एक निवासी प्राधिकरण के वेबसाइट पर अपने विवरण से किए गए अपडेट की स्थिति को डायरेक्ट से रोक सकता है? आधार नामांकन रसीद का उपयोग करते हुए और UIDA पोर्टल से, कहीं भी दोनों लिखा रहता है, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है आधार संख्या के भौतिक रूप से निवासियों को भेजी जाती है जिसमें शामिल एड्रेस है। पत्र इसका आंसर होगा, पत्र इसका आंसर है। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होता है पत्र। अगला क्वेश्चन पूछता है कि आधार कार्ड अपडेट अनुरोध नामांकन केंद्र में निवासी के डैश पुष्टि के बाद होता है। तो आधार आधारित बायोमेट्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईमेल और मोबाइल नंबर आधार डिटेल्स के निम्नलिखित मोड में से कौन सा सुधार किया जा सकता है नामांकन केंद्र पर जाकर? ठीक है,
नामांकन केंद्र पर जाकर होता है। एसएसयू पोर्टल से नहीं होगा, दोनों विकल्पों से नहीं होगा। आपको आधार में अगर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट का मोड है तो नामांकन केंद्र पर जाना पड़ेगा, आधार सेंटर पर जाना ही पड़ेगा। ठीक है। पंजीकृत मोबाइल संख्या ऑनलाइन अपडेट में एसएसयूपी पोर्टल माध्यम से निवासी पता अपडेट करने के लिए मतलब अनिवार्य वैसे हो सकता है तो हाँ हो जाएगा, उस तरह से हो जाएगा। सही है, फॉल्स नहीं। वन टाइम पासवर्ड एसएसयूपी पोर्टल के माध्यम से पता अपडेट करते समय मोबाइल पर भेजा जाता है। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटर पर्यवेक्षक सिस्टम में अतिरिक्त जानकारी जोड़ सकते हैं बिना निवासी के। एकदम झूठ है, बिना निवासी का तो एकदम हो ही नहीं सकता है बॉस। चलिए अगला दिखाता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन, संबंधित क्षेत्र में निवासी की जन्म तिथि, दिन, महीने, डैश को इंकित करते हुए रिकॉर्ड करें। वर्ष लिखा रहना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय पता रिकॉर्ड करते समय निवासी में से किस क्षेत्रों को छोड़ा जा सकता है? मुख्य पहचान चिन्ह। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नामांकन डेटा पुनः प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो पूर्व नामांकन आईडी। अगला क्वेश्चन देखिए, जब क्षेत्र डैश दर्ज करता है तो उसके कस्बा और डाकघर का नाम स्वतः पता चला जाता है। ठीक है, इसका आंसर होता है पिन कोड होता है। पिन कोड जब डालाएगा तो आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि आपका कौन सा आपका एरिया है। अगला क्वेश्चन का आंसर होगा कि निवासी द्वारा उल्लेखित आयु दर्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन देखिए, पूछता है कि डैश को ये सुनिश्चित करना होगा कि समीक्षा के दौरान स्टेशन पर प्रत्येक ऑपरेटर के पास महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच के लिए उपलब्ध है। इसका आंसर होगा नामांकन एजेंसी या पर्यवेक्षक। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑपरेटर उनके फिंगरप्रिंट और या डैश प्रदान करने के हर नामांकन हस्ताक्षर करने की ज़रूरत है। आँख की पुतली। फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए कैप्चर सक्षम करने के लिए उंगलियों को डैश पर सही ढंग से जाना चाहिए। प्लेटिन इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चेहरे की छवि लेने के लिए नामांकनकर्ता को डैश होनी चाहिए। ललाट मुद्रा। इसका आंसर होगा ललाट मुद्रा। चलिए ललाट मुद्रा के बाद यदि व्यक्ति आमतौर पर चश्मा पहनता है, सिफारिश की जाती है तस्वीर डैश लीजिए, चश्मा के साथ लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पूछता है कि आइरिस कैप्चर करने के लिए डैश कैप्चर की वजह संभालेगा। कौन संभालेगा भाई? तो जो ऑपरेटर होता है वही ना संभालेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आइरिस कैप्चर प्रक्रिया प्रकाश की प्रति संवेदनशील है। परिवेश होगा इसका आंसर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सत्यापन प्रकार के परिचयकर्ता का आंसर होगा नाम और यूआईडी। माफ़ कीजिएगा, नाम और यूआईडी होगा। अगला क्वेश्चन है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे का जिसमें माता पिता का आधार कार्ड लगता है। फिंगरप्रिंट डिवाइस के प्लेटिंग के साथ करने के लिए डैश समय पर कपड़ों यूज़ करती है, तो पट्टी रहित कपड़े जो होते हैं उसका। इसका क्वेश्चन है, यदि बच्चा चेहरे की छवि कैप्चर लेने के स्वीकार है या बच्चा, इसमें क्या होता है ना कि माता पिता की गोद में जो बैठ कर बच्चा जो है बैठ के फ़ोटो खिंचा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नामांकन एजेंसियों को बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर करने के लिए डैश प्रमाणित किया जाता है, तो UIADI के तरफ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाम के लिए प्रदान किए गए स्थल पर व्यक्ति का नाम डैश दर्ज किया जाना चाहिए। पूरे में जो है पूरा में एकदम कंप्लीट उसका नाम दर्ज होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि आइरिस कैप्चर के दौरान ऑपरेटर का निवासी डैश निर्देश देना चाहिए। दिए गए सभी कैमरे में सीधे देखें, आंख बड़ी करके खोले, झपकाए नहीं। बिल्कुल एकदम सही, दिए गए सभी विकल्प होगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि अगर बच्चे का नामांकन के समय माता पिता विभाग नामांकन नहीं करवाया है तो उसकी यूआईडी को बच्चे का नामांकन का क्या होगा? समझे? इसका आंसर होगा, क्वेश्चन पूछता है अगर बच्चे के नामांकन के समय पिता या माता या अभिभावक ने नामांकन नहीं कराया है तो उसके यूआईडी उस बच्चे का नामांकन का मतलब क्या होगा? इसका आंसर लिखा है कि कैसे किया जा सकता है, तो नोडल अधिकारी के सिफारिश से किया जा सकता है। तो नोडल अधिकारी के सिफारिश से आधार कार्ड नहीं किया जा सकता है, इसका आंसर होगा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते समय अतिरिक्त उंगलियों को इस मामले में अतिरिक्त उंगली डैश होनी चाहिए, नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अगर 10 की जगह 12 उंगली है तो नज़रअंदाज करके 10 को लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछेगा कि यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता के नहीं तो ऑपरेटर निवासी को बायोमेट्रिक लेने के लिए उचित क्या? एकदम सही है।
चलिए क्वेश्चन का हेडलाइन पढ़िएगा, आंसर याद करिएगा, ट्रू फॉल्स वाला, ट्रू फॉल्स ज़्यादा आएगा अभी। यही उंगलियां न होने के कारण, यदि उंगलियां न होने के कारण एक नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने में सक्षम है तो डैड इसके निपटने के लिए इसे अपवाद की श्रेणी में रखा जाता है, अपवाद होगा। यदि एक या दोनों आँखों पट्टी कारण आइरिस की छवि को कैप्चर करना संभव न हो तो उस ऑपरेटर को डैड द्वारा रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, एकदम सिस्टम में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। अगर निवासी ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो बिल्कुल उसका फिंगर ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए कि जा करके अपना हाथ धो कर आइए। अगला क्वेश्चन, यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि लेने में सक्षम नहीं तो ऑपरेटर कमरे से बेहद प्रकाश, एकदम सही है, दूसरे जगह रूम में लेके जा सकता है। ठीक है, अगर वहाँ पे अंधेरा है तो दूसरे जगह लेके जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि अगर आवेदक के पट्टी वाली उंगलियों को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाए तो ऑपरेटर को डैड चाहिए, तो शेष उंगलियों को फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेना चाहिए, बाकी छोड़ के सब कर लीजिए। अगर बैंडेज है तो जो बैंडेज उसको छोड़िए, बाद में करा लेगा वो। चलिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि अगर नामांकनकर्ता उंगलियों को बराबर करने में असमर्थ है तो ऑपरेटर कर सकता है दिए गए सभी विकल्प, इसमें होगा दिए गए सभी विकल्प। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आधार का एग्ज़ाम देना है ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ना सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि अगर नामांकनकर्ता उंगलियों के बराबर करने में असमर्थ है तो ऑपरेटर क्या कर सकता है, ये सब दिए गए सभी विकल्प। नामांकनकर्ता अनुमति ले और उसकी सहायता करे, एकदम राइट। यदि एक या दोनों आँख प्रभाव से आइरिस छवि लेना संभव नहीं तो ऑपरेटर को इस प्रणाली में रिकॉर्ड करना चाहिए। देखिए पूछ रहा है यदि एक या दोनों आँखों में अभाव से कोई भी कारण से अगर, तो इसका होगा सिस्टम में से रिकॉर्ड कर ले, सिस्टम में लिख देगा, रिकॉर्ड कर लेगा। एक अपवाद फोटो अपने हाथ दिखा व्यक्ति आप पाते हैं कि यदि कोई अपवाद नहीं, देखिए ये ऐसे क्वेश्चन बहुत घुमा के आएगा, इसका आंसर होगा इसे अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है। देखिएगा इस अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, त्रुटि के रूप में चिन्हित करें, एकदम यही मारिएगा, इसमें बहुत घुमा फिरा आता है। ठीक है, देखिए नीचे तीसरा में दिया उसको नहीं मानना है, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन आता ही है। अगला क्वेश्चन है अपवाद फोटो में आंख ढके व्यक्ति की छवि दिखाता है, इस छवि को स्वीकार या अस्वीकार करेगा, अस्वीकार करेंगे। आंख खुला होना चाहिए, आंख दिखना चाहिए, आंख उसका नहीं दिखेगा तो कैसे काम होगा। चलिए देखिए आप पाते हैं कि शहर और राज्य मेल नहीं खाते, ऐसी स्थिति में आप कदम क्या उठाएंगे। देखिए इसका आंसर, देखिए संभव रिश्ता बेमल लिखा हुआ अधूरा पता, तो इसका होना चाहिए मुझे लगता है संभव रिश्ता बेमेल होना चाहिए, ठीक है, या अधूरा पता। मैं इसमें दोनों में कंफ्यूज हूँ, ठीक है, आप संभव रिश्ता बेमेल या अधूरा पता लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से संभव रिश्ता बेमेल लिखिए, ठीक है। अगर यही टेम्पर, अगला क्वेश्चन है यही टेम्पर की हुई अन्य निवासी दस्तावेज आधार पर नामांकन पर्ची निवास फोटो दस्तावेज के रूप में संरक्षित, तो ये एकदम सही, एकदम सही है, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, एकदम क्वेश्चन का आंसर सच मानना है, ट्रू फॉल्स लिखा रहेगा, सच मानना है। यदि दस्तावेज अपलोड नहीं है, दस्तावेज रिक्त है तो नामांकन अपलोड के लिए ब्लैक लिस्ट करने, FIR करने का विचार किया जाएगा, एकदम विचार किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा, गलत किया है तो बिल्कुल किया जाएगा। देखिए पहचान प्रमाण केंद्र के लिए प्रस्तुत दस्तावेज के निवासी की फोटो और नाम उपलब्ध होना चाहिए, इसका आंसर सही है एकदम। पहचान प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत दस्तावेज पर निवासी फोटो तथा नाम उपलब्ध होना चाहिए, एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि यदि कोई नामांकन ऑपरेटर असाधारण अपमानजनक भाषा कैप्चर करता है तो कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। प्रति वर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने या अधिक मामलों में 1 से 5 से अधिक मामलों में 5 साल के लिए जो निलंबन या ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा और FIR भी कर दिया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेटर को 1 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट करने पर FIR दर्ज कैसे कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा निवासी फ़ोटो के स्थान पर भगवान की फ़ोटो अगर ऑपरेटर लगा देता है तो उसको 1 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड और FIR किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि भगवान का फ़ोटो नहीं है, गाछ वृक्ष पेड़ पौधा का नहीं है, जिसका फ़ोटो है उसी का आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताइए, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको देखना ये सब क्वेश्चन आते ही है, आपको बस यही तैयारी करना। मैंने इतने क्वेश्चन दिया, इसमें से आपका मिनिमम 80-90 नंबर तो आना ही आना है। देखिए आपको
अगला क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। यदि नामांकन ऑपरेटर वयस्क व्यक्ति बच्चों के रूप में नामांकित करते हैं, इसका क्या आंसर होगा? प्रति वर्ष 1,000 रुपये की रकम से, और 1 से या 1 साल का जेल भी हो सकता है। 5 से अधिक मामलों में ब्लैकलिस्ट और FIR, ये सारा चीज़ होगा। तो ज़्यादा करके इसका आंसर यही देख लीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आएगा ना तो कार्रवाई की जाएगी, तो उसमें अगर ये दिया हो प्रति वर्ष 1,000 रुपये के रकम वाला पर ही टिक मार दीजिएगा, क्योंकि ये एटलीस्ट अगर इसमें के 5-7 क्वेश्चन आते हैं जिसमें घुमा फिरा कर यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को आप रीडिंग कर लीजिएगा। यही देख रहे हैं ना, जैसे कि सभी क्वेश्चनों में लगभग सभी अभी 2-3 क्वेश्चन जो मैं आगे पीछे दिखा रहा हूँ सभी में यही आएंगे। तो आपको इसको थोड़ा सा बढ़िया से रीड कर लेना है, और इस तरह का अगर आंसर आता है तो आपको उसी पर टिक मार देना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। यदि नामांकन ऑपरेटर निवासी की लाइव फ़ोटो की जगह दूसरी फ़ोटो डाल देता है तो वही होगा, प्रति वर्ष 1,000 रुपये की रकम से, और उसको 1 से अधिक मामलों में उसको ब्लैक लिस्टेड होगा और जेल होगी। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति झूठी जनसंख्या की सूचना प्रदान करके किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करने का प्रयास करता है या मृत व्यक्ति उससे, मतलब कि एक क्वेश्चन पढ़िए, एक निश्चित समाधि का कारावास का दंडनीय, तो कितना साल का जेल होगा? 3 साल का। अगला है कोई व्यक्ति झूठी जनसंख्यांकिक सूचना प्रदान करता है तो कितने का दंड होगा? तो 10,000 रुपये। 10,000 रुपये याद रखिएगा और 3 साल याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सोर्स कोड का अर्थ वह होगा जो निम्नलिखित अधिनियमों के सुनिश्चित किया गया है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 65 धारा याद रखिएगा। आइए देखिए, कंप्यूटर कैबिनेट लिखा रहेगा तो इसका धारा है 43। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के धारा 43। कंप्यूटर कंटेमिनेंट कंप्यूटर वायरस और डैमेज का अर्थ यही होगा। आप देख लेना क्वेश्चन में सेम ऐसा आएगा, 43 लिख देना, 43 पे टिक मार देना। अगला क्वेश्चन पूछता है कि एस्केलेशन मैट्रिक्स में संचालन परीक्षक का नाम और संपर्क संख्या उल्लेख किया जाना चाहिए, एकदम सही। अगला क्वेश्चन है कि एस्केलेशन मैट्रिक्स में रजिस्ट्रार का नाम और शिकायत पृष्ठ संख्या उल्लेख न करें, एकदम सही है, उनका नाम नहीं लिखना चाहिए। देखिए, एस्केलेशन मैट्रिक्स में नामांकन एजेंसी का नाम और कोड की संख्या उल्लेख किया जाना चाहिए, एकदम किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आधार कार्ड का पुनः प्राप्ति प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? तो इसका है दिए गए सभी विकल्प, यानी कि निवासियों को जोड़ना, गंतव्य पहुंचने में 90 दिनों तक लग ही जाता है। ठीक है, चलिए बहुत सारा इसका आंसर है, आप देख लीजिए। इसका दिए गए सभी विकल्प पे टिक मार दीजिए। आधार कार्ड सृजित करने में कितना समय लगता है? शुरू में बताया था 90 दिन। 90 दिन ही लगेगा, टाइमिंग देता है लेकिन 90 दिन लगता नहीं, उससे पहले हो जाता है। आधार कार्ड विवरण से 90 दिन तक लग जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, लग जाते हैं लेकिन लगता नहीं है। किसी किसी का लग जाता है, करोड़ों संख्या 135 करोड़ है, लग जाता होगा किसी न किसी का। चलिए, आधार कार्ड विवरण के लिए इसमें 2 और 3 ऑप्शन मार दीजिएगा। ठीक है, आधार वेब पोर्टल और भारतीय डाक के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका होगा PDF प्रारूप वेबसाइट का क्या है? तो ये EID नंबर से भी निकल जाएगा, नाम से, और पंजीकृत मोबाइल OTP से भी। ठीक है, आधार कार्ड के संबंधित किसी भी प्रकार का जानकारी के लिए मैंने शुरू में बताया था। फिर इसमें क्वेश्चन है 1947 डाल दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है ऑपरेटर परीक्षण अन्य ऑपरेटर की लॉगिन करने का उपयोग दूसरा कोई ऑपरेटर लॉगिन करने नहीं देता है, एकदम झूठ बात है। चलिए, ऑपरेटर को रोज़ पासवर्ड चेंज करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेटर सिंक करने के लिए आदर्श आवृत्ति होनी चाहिए, तो रोज़ाना करते रहना चाहिए, रोज़ाना डेली बेसिस पर। ऑपरेटर परीक्षक के नामांकन अपडेट प्रक्रिया करने का पालन करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटर जो होता है वो एकदम पालन करता है। निवासी द्वारा प्रदान किया गया कोई भी दस्तावेज प्रमाण के निवास संस्थान का मान्य होगा, तो झूठ है। आपने नामांकन के लिए निवासी द्वारा अपने रिश्तेदार के फिंगरप्रिंट जोड़ने के लिए एकदम नहीं किया जा सकता है। रिश्तेदार का तो बिल्कुल नहीं है, किसी का भी नहीं किया जा सकता है, एकदम गलत है, नहीं, फाल्स है। उंगली के निशान लेने से बचने के लिए किसी भी निवासी का बायोमेट्रिक अपवाद में नामांकन एकदम नहीं किया जा सकता है। कोई भी आदमी है उसका बायोमेट्रिक लेना ही लेना है, किसी भी अपवाद की श्रेणी में इसको नहीं रखा जाएगा। किसी कारणवश अगर फिंगर में प्रॉब्लम है तभी रखा जा सकता है। नामांकन क्लाइंट्स से छेड़छाड़ की जा सकती है, बिल्कुल नहीं की जा सकती है। निवासी का डाटा दर्ज करने समय कौन से भाषा का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए? तो इसमें इंग्लिश हिंदी करना चाहिए, लेकिन अभद्र नहीं करना चाहिए। भद्र के लिए टिक देगा, अभद्र मार देना।
अभद्र भाषा पे टीका आपको मारना है। 5 साल से अधिक आयु को कोई भी निवासी को उंगली निशान लेने के लिए बालक एकदम नहीं। अगला क्वेश्चन है कि 5 साल से कम आयु के सभी बच्चों को उंगलियों के निशान देने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों को 5 साल से कम की उम्र में उंगलियों का निशान के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि निवासी के पास वैध दस्तावेज न हो तो ऑपरेटर को सुपरवाइजर मामले में परिवार के मुखिया की भूमिका निभानी चाहिए? तो बिल्कुल नहीं निभानी चाहिए। परिवार का भूमिका निभाने का उसका काम नहीं है। ऑपरेटर सुपरवाइजर का काम है सिर्फ आधार कार्ड बनाने का, जो डॉक्यूमेंट वैलिड देते हैं। अगला क्वेश्चन है अगर ऑपरेटर द्वारा नामांकन हेतु गलत दस्तावेज को क्या किया जाएगा? तो अस्वीकार भी किया जा सकता है, ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। दिए गए सभी विकल्प। अगला क्वेश्चन है आधार कार्ड में नामांकन करते समय उसका मोबाइल संख्या ईमेल जोड़ा जाना चाहिए? निवासी का। सही है, एकदम निवासी होगा आंसर। आधार कार्ड में नामांकन करते समय ऑपरेटर मिश्रित बायोमेट्रिक उपयोग कर सकते हैं? झूठ, किसी का मिश्रित बायोमेट्रिक नहीं होता है, जिसका है उसी का होगा। चलिए, तो जैसे कि आपने देख लिया कि आधार कार्ड में नामांकन करते समय ऑपरेटर कभी भी दूसरे का, मिश्रित का मतलब दूसरा होता है, दूसरे का बायोमेट्रिक का उपयोग नहीं कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। ऑपरेटर प्रेषक पैसे लेकर क्लाइंट से कोई भी जानकारी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं भाई। पैसे लेकर के उनको लिखना नहीं है, अगर लिखते हैं तो ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इसमें अगर पूछता है कि आधार कार्ड में नामांकन करते समय किसका मोबाइल संख्या ईमेल जोड़ना चाहिए, तो जिस आदमी का आधार कार्ड बन रहा है उसी आदमी का जोड़ना चाहिए।